हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हिस्सेदारी। रात के 8:30 बज चुके थे। सत्या बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। आज तो बहुत देर हो गई, घर जाकर खाना भी बनाना है और कोई मदद तो करेगा नहीं। बस दिमाग में यही चले जा रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वसुधा जी ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई? ध्यान नहीं था क्या कि रात का खाना भी बनाना है? तो सत्या बोली, वो माँ जी, आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, नंबर आते आते काफी वक्त लग गया। अरे तो खाना बनाकर चली जाती, कोई पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है? आते समय घर के लिए सब्जियां ले आई क्या? कल सुबह जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी। वसुधा जी ने फिर कहा तो सत्या ने जी ले आई कहकर चुपचाप रसोई की तरफ चल दी सब्जियां रखने। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा नहीं, पर यह जरूर पूछेगा कि जो सामान लाना था वह लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी का गिलास लिया ही था कि वसुधा जी रसोई में भी आ गई और बोली, सत्या एक काम करो, अभी के लिए तो सिर्फ रोटी, कोई भी सब्जी और बूंदी का रायता बना लो और फिर सुबह के लिए भी तैयारी करके रख देना। करण और रितु सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर वसुधा जी जिस गति से रसोई में आई थी उसी गति से चली भी गई। करण और रितु वसुधा जी के छोटे बेटे बहू थे, जो कि दूसरे शहर में रहते हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। रसोई में सत्या अकेली खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, जबकि सबको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मन मारकर सत्या आटा गूंथने के लिए आटा निकाल ही रही थी कि उसी समय उसका पति अमित रसोई में आता है और सत्या को काम करते देखकर बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? खड़े रहने की तो हिम्मत नहीं है और तुम ऐसे में काम करने में लगी हो। मैं क्या करूं अमित, किसी ने मेरी तबीयत का नहीं पूछा, बस बताकर चले गए काम क्या करना है। सत्या ने बताया तो अमित बोला, अरे तो माँ को कह देती, माँ और रितु दोनों मिलकर खाना बना लेते। ये सुन सत्या बोली, क्या माँ और रितु दोनों को नहीं पता कि हम लोग हॉस्पिटल से ही आए हैं? अमित सत्या को समझाते हुए बोला, तुम जाओ कमरे में आराम करो, आज खाना बाहर से मंगा लेंगे, मम्मी जी हंगामा कर देगी। सत्या डरते हुए बोली तो अमित ने कहा, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सत्या अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद वसुधा जी रसोई में आई तो सत्या को वहां ना पाकर उसके कमरे की तरफ गई। देखा तो सत्या बिस्तर पर लेटी हुई है। बहू, आज का खाना नहीं बनेगा क्या, जो तुम आराम कर रही हो? वसुधा जी की आवाज सुन सत्या बोली, मम्मी जी मेरी हिम्मत नहीं है, वैसे भी अमित जी ने कह दिया है कि वो खाना बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से खाना मंगाने की बात सुनकर के ही वसुधा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब समझती हूँ मैं, करण और रितु को देखकर तुम खुश नहीं होती, जलती हो तुम उन दोनों से, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अमित को बेवकूफ बना सकती हो, अपने पापा जी को भी बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। वसुधा जी की बात सुनकर सत्या की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। रितु और करण जब भी आते हैं मेहमानों की तरह ही आते हैं, घर के सदस्यों की तरह वो कभी नहीं आए। वह भी तो बहू है, क्या वह आज खाना नहीं बना सकती थी? फिर भी हमने उससे कहने से अच्छा बाहर से खाना मंगा लिया, तब भी आप मुझे सुना रही हैं। सत्या की बात सुन वसुधा जी बोली, हाँ मेहमान ही है, थोड़े दिन के लिए आते हैं, पर फिर भी आंखों में खटकती है तुम्हारी। अरे कौन सा ऐसा तुमसे पकवान बनाने को कह दिया था मैंने? रोटी सब्जी बनाने को ही तो कहा था। इतने में अमित कमरे में आ गया, जिसे देखकर वसुधा जी चुप हो गई। माँ खाना आ चुका है, आप और रितु सबको खाना परोस दीजिए, अमित ने कहा तो वसुधा जी चिढ़ते हुए बोली, अब क्या खाना परोसने की भी हिम्मत नहीं है इसकी? हाँ, सत्या की तबीयत ज्यादा खराब है,
डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आप लोग अपने लिए परोस लीजिए। रही बात मेरी और सत्या की, तो मैं खुद खाना परोसकर अपने कमरे में ले आऊंगा। अमित की बात सुन वसुधा जी भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर रितु को बुलाकर करण, पापा जी खुद के और रितु के लिए खाना परोसने लगी। इतने में अमित भी आ गया और खुद के और सत्या के लिए खाना लगाने लगा। भैया, भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई? करण ने कहा तो रितु बोली, अब तुम क्यों बेवजह बोले जा रहे हो? किसी को घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कार है। इससे पहले कि अमित कुछ कहता, वसुधा जी ही बोल पड़ी, अब हर किसी के माँ बाप तो संस्कार नहीं सिखा सकते ना। जैसे पल्ले पड़ी है वैसे ही निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा हैं, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है। काफ़ी देर से पापा जी सब बकवास सुने जा रहे थे। उन्होंने अमित की तरफ देखते हुए कहा, अरे अमित, जो शिवनगर वाले प्लॉट को हमने बेचा था उसका सारा पेमेंट आ गया क्या? अमित एकटक पापा जी की ओर देखता ही रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि पापा जी ने यह क्या पूछा, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें अब पापा जी की तरफ थी। तभी वसुधा जी ने कहा, अरे हमारा शिवनगर में कोई प्लॉट भी था, मुझे तो पता ही नहीं, और था भी तो कितने में बेचा, हमें तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बहुत पहले खरीदा था मैंने, पूरे 80 लाख में बिका है। आधा पेमेंट तो उन लोगों ने पहले दे दिया था, आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था, उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी अमित अपने पापा को एकटक ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया, सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट खरीद लूँ अमित और सत्या के नाम से। आखिर हमारे बेटे बहू हैं, इन पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है। तो वसुधा जी ने कहा, आखिर ऐसे कैसे? 2 बेटे हैं आपके, तो हिस्सा भी तो बराबरी का होना चाहिए। हाँ पापा, यह तो गलत बात है। आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी बराबर का हिस्सा बनता है। करण ने भी कहा, हाँ पापा जी, आप प्लॉट लोगे तो चारों के नाम का लोगे, अन्यथा अपने नाम से ही ले लो, ताकि बाद में जब बंटवारा हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिले। अब की बार रितु ने कहा। सबकी बातें सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भला मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी? ये सुनते ही वसुधा जी बोल पड़ी, कैसी बात कर रहे हैं आप? करण भी आपका बेटा है, रितु भी आपकी बहू है, तो ये भी बराबर के हकदार हुए ना। अच्छा, हिस्सेदारी में बराबर का हक याद है तुम्हें, और घर के कामों में और जिम्मेदारियों में बराबर का हिस्सा याद नहीं तुम्हें? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग अपने आप को मेहमान बता रहे थे घर का, अब क्या हुआ? आज सत्या की तबीयत खराब है तो तुम लोग इतना नाच रहे हो, जबकि जब भी तुम लोग घर में आते हो तब वो अकेली ही काम में लगी रहती है। और वसुधा, तुम्हारी सेवा करने के लिए सत्या ही यहाँ पर होती है, तुम्हारे ये मेहमान नहीं। उसके संस्कार गिनाने से अच्छा अपने संस्कार गिनो, समझे ना? और हाँ, कोई प्लॉट नहीं है, यह तो मैंने तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए बोला था। आइंदा जरा सोच समझ कर बोलना। पापा जी की सीधी और सपाट बात सुनकर सब चुप हो गए। वसुधा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटे और अमित वह आंखों ही आंखों में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।